हेलो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दिल्ली सल्तनत या फिर मेडिवल इंडिया पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो वो एक बार प्लीज़ देख लेना, ताकि उसमें थोड़े ना बिट बाय बिट मैंने पीस बाय पीस चीज़ें उठा के रख रखी है जो मुझे चीज़ें समझाने के लिए ज़रूरी होंगी। ठीक है, चलिए। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी का हम टाइम पीरियड जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा टाइम पीरियड है, वो लगभग 1175 से लेके 1206 एडी तक है। ये वो टाइम पीरियड है जब उसने भारत पे आक्रमण किया। पहला आक्रमण उसने 1175 पे कहाँ पर किया था? वीडियो पॉज करके फटाफट बताओ। उसने पहला आक्रमण अपना कहाँ, मुल्तान पे किया था, जहाँ पर कौन रूल कर रहे थे? करमाठी मुस्लिम नाम की एक कम्युनिटी रूल कर रही थी। इसने अपना सेकंड आक्रमण जो अगले ही 3 साल बाद किया 1175-8 में, कहाँ पर किया था? गुजरात में। किस इरादे से किया था? वही इरादा जो मोहम्मद गजनवी के इरादे ने रखा था कि गुजरात पे जाके सोमनाथ टेम्पल पे हमला करेंगे और वहाँ से लूटपाट करके निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे इसको उल्टा पड़ा, क्योंकि वहाँ पे भीम सेकंड या मूलराज प्रथम जो रूल कर रहे थे उन्होंने काउंटर अटैक किया और इसकी सेना को दौड़ा दौड़ा के मारा और लगभग माउंट एबू में ले जाके इसकी हार हुई। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा इसने फिर अपना अगला ही आक्रमण क्या किया 1179 में। इसने क्या करा कि सिंध और कश्मीर के कुछ एरियो को अपने अंडर में या जीत लिया। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक बात करी थी। अब इससे आगे जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दो। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको। इनमें से कौन सा मुस्लिम रूलर पहला था जिसने सक्सेसफुली भारत पे आक्रमण किया? ठीक है, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक और ले लेते हैं, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और ये भी बताना किस पीरियड में से, किस टाइम पीरियड में से हमला किया था। देखो भाई, मोहम्मद गजनवी इसके बाद आया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था। इसने लगभग 712 एडी में सक्सेसफुली सिंध के रीजन पे आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था या उस पर खूब लूटपाट मचाई थी। ठीक है, चलिए। मोहम्मद गौरी ने लगभग 1179 आते आते क्या क्या रूल कर लिया था? मोहम्मद गौरी ने अपने अंडर में ले लिया था, पहला मुल्तान, दूसरा गुजरात में तो इसकी हार हुई थी, दूसरा इसने क्या रूल किया था? कश्मीर और सिंध के रीजन पकड़ लिए थे। ठीक है, अब इसने सोचा कि बड़ी आर्मी करते हैं और फिर बड़े राज्यों पे हमला करेंगे, क्योंकि जो गुजरात में इसकी हार हुई थी उसके बाद ये छोटे मोटे राज्यों की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो इसने हुआ क्या कि इसी के टाइम पीरियड में लगभग 1179 में जो दिल्ली यानी कि नॉर्थ इंडिया था, उसमें नॉर्थ इंडिया बना किस किस से मिल गया था? तो पहले वो देख लो, दिल्ली प्लस अजमेर प्लस सांभार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, दिल्ली अजमेर तो तुम लोग लिख लोगे, सांभार, इन तीनों से मिलकर हमारा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट जो बना था। इस समय इस पीरियड पे रोल कर रही थी चौहान डायनेस्टी, और चौहान डायनेस्टी के अंदर भी इसी के टाइम पीरियड मतलब इसी के कंटेम्प्रेरी जो रूल कर रहा था वो रूलर था हमारा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इसके कुछ और भी नाम है, पृथ्वीराज चौहान के, जैसे राय पिथौरा। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय, ये आपको एनसीईआरटी बुक में या जो भी आपके पास ल्यूसेंट या आर्यन की आप जीके पढ़ रहे होंगे उसमें इन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 1179 में क्या हो रहा था कि नॉर्थ इंडिया पार्ट में जो किससे मिलकर बना हुआ था, दिल्ली प्लस अजमेर प्लस सांभार, इस पे चौहान डायनेस्टी रूल कर रही थी। चौहान डायनेस्टी के अंदर जो रूलर था वो था पृथ्वीराज चौहान, जिसके और भी नाम थे। पहला हमारा क्या नाम था इसका? राय पिथौरा, और दूसरा नाम इसका क्या था? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसे ये बात तो समझ में आ गई थी मोहम्मद गौरी को कि वो ऐसे मतलब सीधा बड़े आक्रमण करेगा बड़े राज्यों पे, तो इसकी
कुछ हो नहीं पाएगा। जो गुजरात में इसकी हार हुई थी उसके बाद इस बात इसके समझ में आ गई थी। तो इसने करा क्या, इसने आर्मी बनाई और लगभग 10 साल बाद इसने दिल्ली पे आक्रमण किया। ठीक है, दिल्ली पे आक्रमण किया। और दिल्ली पे रूल कौन कर रहा था, दिल्ली पे चल रहे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब आक्रमण हुआ और पहला बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया 1191 में। जो किसके बीच में लड़ा गया था, वो हमारा लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, इस लड़ाई में हुआ क्या, इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको जीवन दान देके छोड़ दिया था। ठीक है, अब ये वापसी लौट गया और फिर इसने दोबारा सोचा कि किसी और राज्य पे हमला करेंगे। लेकिन उसी समय हुआ क्या कि पहले तो थोड़ा और जान लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का ना एक रॉयल पॉइंट हुआ करता था, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रभद्राई। ठीक है, ये नाम याद रखना, थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा। इसी चंद्रभद्राई ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इस बुक को इसने लिखा था जिसमें इसने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था, या उसके बारे में पूरा लेखा जोखा इसने लिखा था। चंद्रभद्राई के हिसाब से लगभग मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 16 बार उसकी हार हुई और 17वीं बार वो विजयी हुआ था। ठीक है, चलो अब हुआ क्या, 1191 में तो ये भाई साहब हार के चले गए। लेकिन 1191 में कन्नौज में, जो भारत का ही पार्ट था, वहाँ पे एक और डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था गढ़वाल डायनेस्टी। ठीक है, इसी गढ़वाल डायनेस्टी में जो रूल कर रहा था रूलर, उसका नाम था जयचंद। ठीक है, और इसी जयचंद की एक बेटी हुआ करती थी संयोगिता। ठीक है, और ये हमारे पृथ्वीराज चौहान भाई साहब हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ प्रेम। ठीक है, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्यार हुआ, लेकिन ये बात जयचंद को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। तो उसने क्या करा, उसने संयोगिता का स्वयंवर रचा और पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं। और पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा कि वो इसकी बेटी को यहाँ से भगा ले गया। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता तो उसी स्वयंवर से भगा लाए। इसके बाद जो जयचंद की मतलब पूरी बेइज्जती हुई अलग अलग जो राज्य थे उन सब से, इसका बदला लेने के लिए इसने क्या करा, इसने 1191 में या 2 में मान लो, इसने मोहम्मद गौरी के पास संदेशा भेजा कि आप भारत में आक्रमण कीजिए और मैं आपका सपोर्ट दूंगा। जयचंद ने इसको सपोर्ट किया। 1192 में मोहम्मद गौरी मान गया और उसने अपना आक्रमण किया और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया। इस बैटल में हुआ क्या, वही सेम, मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद और इधर हमारे भाई साहब अकेले पृथ्वीराज चौहान, इनकी हार हुई, ये विजयी हुए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन बात उठती है, देखो इतिहासकार मानते हैं कि बैटल जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को ही मार दिया था। लेकिन चंद्रभद्राई, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चंद्रभद्राई ने एक किस्सा लिखा हुआ है, मतलब जो पृथ्वीराज रासो लिखी है उसी में एक किस्सा डिस्कस किया है, शब्द भेदी किस्सा। इसमें उसने क्या मेंशन किया है कि 17वीं बार जो बैटल पृथ्वीराज चौहान हारा तो मोहम्मद गौरी उसको गुलाम बना के अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, या जहाँ से वो बिलोंग करता था वहाँ ले गया और वहाँ पे वो गुलाम बना के रखा हुआ था। तो एक फंक्शन जब एक फंक्शन हो रहा था तो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी को देखे जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्योंकि गुलाम को एक प्रथा चलती थी कि गुलाम कभी अपने मालिक की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को आंखें नीचे करने को बोला तो पृथ्वीराज चौहान ने करी नहीं। इन रिटर्न मोहम्मद गौरी ने इसको अंधा करवा दिया, मतलब पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा दिया। ठीक है, अब थोड़े दिनों बाद चंद्रभद्राई, क्योंकि ये दोनों साथ में ही गुलाम बनकर गए थे, इसने मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक खास तरह की स्किल है कि वो बिना देखे, मतलब आवाज़ के जरिए, मतलब आवाज़ सुन के ही तीर चला सकते हैं, जिसको कहते हैं शब्द भेदी
बाण। ठीक है, मोहम्मद गौरी भी थोड़ा एक्साइटेड हुआ, उसने बोला ठीक है दिखाओ। तो पृथ्वीराज चौहान को इसके सामने रखा गया। इसके राज्य में चंद्रभद्राई ने शब्दों में बताया कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा हुआ है। एक बहुत अच्छी लाइन है, वो देख लेना, बट पेपर में लाइन नहीं आएगी तो बस एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चंद्रभद्राई ने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि हमारा मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा हुआ है, और उसी दिशा में निशाना इसने साधा और सीधा तीर ले जाके मोहम्मद गौरी को लगा, विलन मर गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, ये सिर्फ एक किस्सा है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। ठीक है, अब इसी समय मतलब युद्ध जीतने के बाद 1192 में ही एक सबसे मेन काम हुआ कि लक्ष्मी कॉइन स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, और ये स्टार्ट किसके द्वारा किए गए थे? ये स्टार्ट किए गए थे मोहम्मद गौरी द्वारा। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने ही 1192 में दिल्ली को जीता था और उसने लक्ष्मी कॉइन की स्टार्ट की थी। अब इसमें अलग अलग मतलब एक आइडियाज़ आते हैं कि पहला कि जब उसने बहुत से राज्यों में लूटपाट करी तो उसने सबसे कॉमन बात देखी कि हर एक घर में या हर एक राज्य में देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, तो ये एक धन की देवी हैं और इनका सम्मान या इनका मतलब पूजा पाठ करें तो धन की वृद्धि होती है। तो इसने भी लक्ष्मी कॉइन का स्टार्ट किया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि लक्ष्मी कॉइन उसने स्टार्ट किया ताकि जो केयर टेकर उसने किंग बनाया था उसके जरिए किया गया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद जिससे उसने अपने अंडर में राजा बनाया था, हिंदू रूलर, उसने ये शुरू किया था। खैर कोई भी बात हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लक्ष्मी कॉइन 1192 में मोहम्मद गौरी द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है, आगे बात क्या हुई? आगे बात ये हुई, यहाँ तक सब सही चल रहा था, 1192 में जीत लिया था। लेकिन 1192 में ये सबसे मेन इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए। और ये कौन थे? ये बहुत भारत में सूफीज्म लेकर आए थे। ठीक है, 1192 में एक तरफ जहां हमारे पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सूफीज्म को लेकर आए थे। ये अजमेर में अपनी कुटिया बनाकर मतलब आराम से रह रहे थे, और वहीं पे एक सबसे फेमस चीज़ जो बनी हुई है वो क्या है? दरगाह अजमेर शरीफ। ठीक है, सबसे मेन जो यहाँ जहाँ पे ही रह रहे थे वहीं पे एक बहुत अच्छी मतलब भारत में बहुत फेमस है ये दरगाह अजमेर शरीफ, जहाँ पे ही इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि किसने इसका निर्माण मतलब कैसे करा, बट अभी के लिए हमें इतना जानना है कि अजमेर शरीफ जो दरगाह अजमेर शरीफ है वो कहाँ पे है? वो मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए बनाई गई थी। कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, ठीक है। अब 1193 में एक और क्या हुई कि अपना राज्य जीते उसने दिल्ली को ही अपना कैपिटल बना लिया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को ही इसने अपना क्या कर लिया था? कैपिटल बना लिया था। पहले वो क्योंकि उसने मुल्तान जीता था, सिंध कश्मीर जीता था, तो वो उसके थ्रू अपना राज्य चलाया करता था। लेकिन 1193 में उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया और आराम से रूल चल रहा था। लेकिन क्योंकि मोहम्मद गौरी का मेन पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि दिल्ली तक ही सीमित रहना, इसको तो पूरे भारत पे आक्रमण करके लूटपाट करनी थी और अपना एक तरह से वर्चस्व बनाना था। तो इसने 1194 में ही हमारा जिसको इसने सपोर्ट किया था जयचंद, उस पर ही हमला किया। लेकिन उस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, इस बैटल जो लड़ा गया वो मोहम्मद गौरी और हमारे कौन थे? जयचंद, इनके बीच में लड़ा गया। जयचंद कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? गढ़वाल डायनेस्टी। कहाँ पे रूल करता था? कन्नौज में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें हुआ क्या? मोहम्मद गौरी का जो सेना थी उसको लीड कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कमांडर इन चीफ हुआ करता था ये। इसमें इसकी हार हुई और इसी का सर काट के इसी के किले के बाहर टांग दिया गया था। ठीक है, और जीत के इसने क्या करा? कन्नौज को भी अपने राज्य में मिला लिया। अब इसके बाद सबसे मेन काम क्या हुआ कि 1194 में इसने क्या क्या जीत लिया था? 1194 आते आते मुल्तान, गुजरात में हार हुई थी, याद रखना, बार बार बोलता रहूँगा, सिंध, कश्मीर और दिल्ली और कन्नौज।
हमारा इतना बड़ा उसका राज्य हो गया था। और इन सब का उसने केयर टेकर बनाया किसको, इसने इस सब का टेकर बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो इसका क्या हुआ करता था, कमांडर इन चीफ। और ये अपने वतन जहाँ से ये आया था वापस चला गया। मोहम्मद गौरी रिटर्न टू हिज होम। होम मतलब अपने जहाँ से वतन से आया था, अफगानिस्तान के थ्रू, वहाँ ये वापस लौट गया। वैसे तुर्की इन्वेजन था, तो याद रखना कहीं ये मतलब बैठ के मतलब है ना कि अफगानिस्तान से बिलोंग करता था, मेनली अफगानिस्तान ये चला गया था। अब इतिहासकार क्या मानते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी के लिए आप ये समझना 1194 में वो चला गया था। क्योंकि मेरे को ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये हम आगे बात करेंगे ना 1206 में, तब हम जानेंगे कि ये मरा कैसे था। ठीक है, तो उसके लिए बस मुझे ये जानना है कि 1194 में ये भारत से चला गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, इसने केयर टेकर बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ इंपॉर्टेंट इमारतें बनवाई थी जो हमें जाननी है। सबसे पहले इसने क्या करा, इसने दिल्ली में बनवाई कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया, कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, और अजमेर में इसने क्या बनवाया, सबसे फेमस 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इसने 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें बनवाई। पहला दिल्ली में इसने क्या कराया, कुव्वतुल इस्लाम के निर्माण करवाना, और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। उसके बाद इसने सबसे मेन चीज़ बनवाई कहाँ पर, दिल्ली में ही, क्या, हमारा कुतुब मीनार। कब बनवाई वो भी बताता हूँ अभी। ठीक है, इन दोनों का निर्माण इसने लगभग 1194 मतलब जिस साल ये केयर टेकर बना था उसी साल इसने शुरू करवाया। इसका निर्माण उसने लगभग 1199 में शुरू किया था। ठीक है, अब सबसे मेन सवाल उठ के आता है कि कुतुब मीनार जो है उसने किसके नाम पे रखवाया था। तो पहला ही ऑप्शन मिलेगा कि अपने यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे, जो कि पहला ही ऑप्शन गलत होगा। क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन मीनार जो इसने बनवाई थी वो अपने गुरु, मैं लिख देता हूँ, इसने अपने नेम, इन द नेम ऑफ हिज गुरु, अब कौन था इसके गुरु, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। ठीक है, ये इसके गुरु थे जिनके नाम पे इसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। ठीक है, अब देखो एक काम करो, कुतुब मीनार आ गया है तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स एक जगह लिख लो, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है। अब कैसे लिखोगे पहले सुन लो, जहाँ भी मतलब स्पेस है आधे से ज़्यादा पेज में क्या करो, एक ब्रैकेट खोलो ऐसा। ठीक है, और जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाना, और जब वो पूरी चीज़ें मैं बोलूँ कि बस दिल्ली से कुतुब मीनार से रिलेटेड यही चीज़ है, उसके बाद ये लगा के मतलब बंद कर देना। ठीक है, तो कुतुब मीनार से रिलेटेड है क्या, सबसे पहला तो इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, 1199 में। ख़त्म कब हुआ था इसका, ये लगभग 1229 में ख़त्म हुआ। शुरुआत किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ख़त्म किसने करवाया था इसको, इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसके नाम पे रखी गई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पे इन्होंने अपने यानी कि अपने गुरु के नाम पे इसने रखी थी। दूसरा, और भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स है, सिर्फ यही नहीं है। पहला, ये सबसे टॉलेस्ट मीनार है दिल्ली की, मतलब पूरे इंडिया की भी। कितनी हाइट है इसकी, इसकी हाइट लगभग 73 मीटर है। ठीक है, टॉलेस्ट मीनार है ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या फैक्ट है कि इन 1369 लगभग इसके बनने के लगभग मतलब 50-60 साल मान लो, उसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसका जो चौथा, अरे मैंने ये तो बताया नहीं आपको कितने फ्लोर थे इसकी, है ना। तो एक काम करो, एक छोटी सी यहीं पे बिल्डिंग बना लो, और इसके जो फ्लोर थे 1 2 3 4 और 5, इसके 5 फ्लोर थे। और 1369 में हुआ क्या कि चौथा और 5वां जो मीनार था वो हमारा डैमेज हो गया। अब ये डैमेज कैसे हुआ, बिजली जो लाइटनिंग
यानी कि बारिश, तेज़ बारिश, आंधी तूफान की वजह से ये चौथा और पांचवा जो मीनार था वो डैमेज हो गया, जिसको आगे चल के हमारे कुतुबुद्दीन, सॉरी अरे कौन था, तुगलक बंदा, सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करवाया था। ठीक है, 1369 में कुतुबुद्दीन तो था नहीं, इसने क्या करा, फिरोज शाह जो उस समय का रूलर था उसने इसकी रिपेयरमेंट करवाई, यानी कि जो भी इसका डैमेज पार्ट था, फिरोज शाह तुगलक इसने इसको सही तरीके से पूरी तरह से रिपेयर करवाया और आगे चल के लगभग 1489 से 1517 के बीच में, एक सेकेंड, लगभग 1369 में क्या हुआ कि चौथा पांचवा मीनार जो फिरोज डैमेज हो गया था, किसकी वजह से, बिजली कड़कने की वजह से, या बिजली इस पे जो गिरी थी। ठीक है, जिसको रिपेयर किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। कब करवाया था, आगे चल के, मतलब इसी के टाइम पीरियड में, कुछ सालों बाद। ईयर्स इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक याद रख लेना ईयर्स कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ था, ठीक है, क्या टॉलेस्ट मीनार है, बस उसके बाद किस जो राजा है इससे रिलेटेड है। चौथा पांचवा बिजली से डैमेज हुआ था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी रिपेयरमेंट करवाई थी। और आगे चल के लगभग 1489 से 1570 के बीच में हुआ क्या कि हमारे लोधी डायनेस्टी जो रूल कर रही थी, उसका एक रूलर था सिकंदर लोधी। एक काम करो, मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ। 1489 में से लेके लगभग 1517 के बीच में सिकंदर लोधी ने इसकी जो थी मरम्मत करवाई थी। सिकंदर लोधी मरम्मत मतलब जो पेंट वेंट झड़ रहा था उसकी रिपेयर करवाई। ठीक है, ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट रिलेटेड है इससे, कुतुब मीनार से। पहला क्या कि 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया, किसके नाम पे, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, अपने गुरु के नाम पर। और कंप्लीट किसने किया, लगभग 1229 में इल्तुतमिश द्वारा इसको कंप्लीट किया। इस क्या हाइट है इसकी, लगभग 73 मीटर है और भारत की सबसे लंबी मीनार है। कितने फ्लोर हैं, 5 फ्लोर हैं इस पे। और 1369 में चौथा और पांचवा बिजली कड़कने या बिजली गिरने की वजह से डैमेज हो गया था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करवाया। और लगभग 1489 से 1570 के बीच में इसको सिकंदर लोधी ने दोबारा फाइनली रिपेयर, या फिर जो भी इसका रेनोवेशन पार्ट था, ऐसा करो रिपेयर की जगह ना आप लोग लिख लो रेनोवेशन, मतलब जो भी पुताई उताई थी वो सब इसने करवाई। ठीक है, ये था डायरेक्ट रिलेटेड। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम पद्मावत मूवी हमने भी देखी है, और सबसे फेमस डायलॉग चलता था किसका, अरे यार देखी तो है तुम लोगों ने भी, क्यों मजाक बना रहे हो। ठीक है, सबसे फेमस जो चलता था अलाउद्दीन खिलजी का डायलॉग कि दुनिया की हर नायाब चीज़ को उसका अधिकार है, तो उसने भी एक अलाई मीनार का काम शुरू करवाया। ठीक है, जो इसके ही जस्ट सामने इससे बड़ी, मतलब वो चाहता था इससे बड़ी मीनार मैं बनवाऊं, तो लगभग इसके डबल डायमीटर, जो भी डायमीटर था कुतुब मीनार था, उसके डबल मीनार से बनाना शुरू करा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका एक ही फ्लोर बना और बेचारा इसकी हमारे चल बसे। ठीक है, अलाई मीनार एक बिल्डिंग बनाना शुरू करा अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कुतुब मीनार के जस्ट सामने इससे बड़ी, यानी कि इससे चौड़ी और इससे बड़ी इमारत बनाना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक ही फ्लोर बना और जब तक हमारे अलाउद्दीन खिलजी ही चल बसे। ठीक है, तो याद रखना ये कुछ इससे रिलेटेड इनडायरेक्ट फैक्ट्स हैं कि इसके सामने अलाई मीनार है, जो इसके लगभग डबल डायमीटर की बनानी शुरू करी थी, लेकिन सिर्फ एक ही फ्लोर बना और हमारे अलाउद्दीन खिलजी चल बसे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है वो देखो। हमारा कुतुब मीनार, इनमें से कौन सा राजा कुतुब मीनार से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पहला लिखो सिकंदर लोधी, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी और हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक।
वीडियो पॉज करके फटाफट आंसर दो। देखो सिकंदर लोदी, इसने इसकी रेनोवेशन करवाई थी कब? 1489 से 1517 में, ठीक है। मोहम्मद गौरी, ये तो वापसी चले गया था। इल्तुतमिश, इसने तो पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने ही तो शुरुआत करी थी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, अभी हमने जान लिया कुतुब मीनार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो हमने सारे एक जगह लिख लिए, उसका ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है। ये मैंने इसलिए ज़्यादा लिखवाया कि कई बार क्वेश्चन आया तो सारे पॉइंट्स एक ही जगह रहें, ठीक है। और जैसे जैसे हम बाकी जो भी हमारे रूलर होंगे, सिकंदर लोधी हुआ, फिरोज शाह तुगलक हुआ या अलाउद्दीन खिलजी, उनके बारे में उसमें डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अगर एक जगह रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा दोबारा आ जाते हैं मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी 1194 में क्या हुआ? वापस चला गया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा याद रखो कि मोहम्मद गौरी के ना, क्योंकि गुलाम चलते थे उस समय, तो इसके 4 सबसे क्लोज गुलाम हुआ करते थे, 4 सबसे खास समझ लो, क्लोज स्लेव, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला अभी हमने बात करी वो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो इसी का दामाद भी हुआ करता था, ठीक है। और साथ के साथ इसका सेनापति या कमांडर इन चीफ भी हुआ करता था, ठीक है। दूसरा सबसे मेन इसका गुलाम था वो था कुबाचा, ठीक है। और तीसरा सबसे मेन गुलाम जो इसका हुआ करता था वो था हमारा बख्तियार, ठीक है। और एक और था, सॉरी, यलदौज, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, बख्तियार और यलदौज, ये इसके 4 खास गुलाम हुआ करते थे। और इस कंफ्यूज मत हो जाना कि ये बख्तियार वही है जो इसका गुरु था, ठीक है। वो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी थे और ये सिर्फ बख्तियार है, ठीक है। बख्तियार खिलजी, इसका पूरा नाम लिख लो आप, एक काम करो, ठीक है। चलो अब एक और खास बात याद रखना कि ये इसका सिर्फ एक काम है, पूरी जितने भी हम डिस्कस करेंगे बख्तियार अल खिलजी का, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, बख्तियार खिलजी, इसने सिर्फ एक काम किया था। वो भी काम क्या करा था? इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने डिस्ट्रॉय किया था। कब करा था? इसने लगभग 1204 से 1205 के बीच में ये काम करा था, नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया था, ठीक है। अब इतिहासकार मानते हैं या फिर जो भी अभी तक सबूत मिले हैं कि जब आग लाई थी तो लगभग 6 महीने तक पूरी लाइब्रेरी जलती रही, मतलब धुआं उठता रहा, तब जाके पूरी यूनिवर्सिटी खत्म हुई, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी इसने खत्म की थी। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी बनी कब थी? तो इसको बनाई गई थी गुप्ता डायनेस्टी में, एक रूलर रूल किया करता था, कुमारगुप्त, जिसने ये यूनिवर्सिटी जो थी बनाई थी। कब बनाई थी वो भी लिख लो, ठीक है, इन 413 BC में, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, फाउंडेड बाय कुमारगुप्त इन 413 BC। बख्तियार खिलजी का सिर्फ इकलौता यही काम है और इसका कोई लेना देना नहीं है खिलजी डायनेस्टी से, ठीक है। कई बार कंफ्यूज हो गए, उसी को टिक कर देते हैं कि यही फाउंडर होगा, ठीक है। ये तीनों क्या थे? लगभग ये सब इसके साथ ही वापस, मतलब मोहम्मद गौरी इनको वापस लेके चला गया था। इसको कहते, अब ये पता नहीं चला गया था या वापसी आया था, बट इसका सिर्फ एक ही काम है कि इसने 1204-5 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। ये 4 इनका नाम याद रखना। अब हुआ क्या था, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लगभग 1205 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी था वो भारत में दोबारा आया, ठीक है। बस आया और चल दिया, ठीक है। और लगभग 1206 में वापस भी चला गया। 1205 लगभग आया और 1206 में चला गया। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन काम क्या हुआ? सबसे मेन काम ये हुआ कि जब ये वापस जा रहा था तो मोहम्मद गौरी पर बहुत ज़्यादा, मतलब अटैक किया किसने? खोकारो कम्युनिटी,
जिसको जाटो कम्युनिटी भी कहते हैं, उन्होंने इस पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में इसको बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक या चोटें लगी, जिसको ये सरवाइव नहीं कर पाया और इसकी मृत्यु 1206 में ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अभी तक दिल्ली सल्तनत कुछ शुरू नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ ये चल रहा है कि मोहम्मद गौरी हो कर क्या रहा था। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी का कोई मतलब पावरफुल बेटा नहीं था, या आप कुछ भी समझो, बेटा नहीं था या कोई काबिल बेटा नहीं था, तो जो इसका रूल मतलब जो भी इसका किंगडम था वो किन के बीच में बटा? पूरा किंगडम मतलब भारत प्लस जो इसने अफगानिस्तान में जीता हुआ था वो सारा मिला के इसके चारों गुलामों के बीच में डिवाइड किया गया। ठीक है, चारों क्या मतलब 3 ही मान लो। ठीक है, इन सब के बीच में डिवाइड किया गया। तो अभी एक बार जानते हैं कि किसको क्या क्या मिला। तो देखो, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया इंडिया। इंडिया में जो भी इसके पार्ट थे, यानी पूरा इंडिया में जो जो इसने जीता हुआ था, मुल्तान प्लस सिंध प्लस कश्मीर प्लस कन्नौज, ये सारा मिला के इंडिया इसको दे दिया गया। ठीक है, अरे दिल्ली तो रह गया, मतलब नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया मतलब वही दिल्ली प्लस अजमेर प्लस सांबार, ये पूरा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन बात आती है यलदौज। यलदौज को दिया गया गजनी। ठीक है, और उसके बाद आता है कुबाचा, जिसको मिला काबुल एंड कांधार। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं अब तक, मतलब पेपर में आई भी नहीं और कोई खास जानकारी मिलती नहीं कि इसको दिया क्या गया था। बस तुम इतना समझ लो कि कुछ तो मिला होगा। ठीक है, तो सम स्मॉल किंगडम लिख लो, बट याद रखना कोई खास इसको मिला नहीं था। अगर ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तो नेट पे सर्च कर लेना कि बख्तियार खिलजी को क्या मिला था। ठीक है, पेपर में मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मिला था उसमें से तुम्हें 4 या 5 राज्य लिख देगा और बताएगा कि इसमें से कौन सा राज्य इसको नहीं मिला। तो याद रखना कि मोहम्मद गौरी ने जितने भी इंडिया में राज्य जीते थे उन सभी को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया। यलदौज को गजनी दिया गया, कुबाचा को काबुल और कंधार दिया गया। ठीक है, और यहीं से शुरुआत हुई। और ये सब हुआ कब? ये सब जो हुआ वो लगभग 1200 जब मोहम्मद गजनी मरा तभी हुआ। और इसीलिए हम जो दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं वो शुरुआत ही होती है 1206 से, मतलब मोहम्मद गौरी के मरने से कब तक? जब तक हमारा बाबर यानी कि मुगल एम्पायर का हमला नहीं होता। तो ये टाइम पीरियड हमारा किस में बिलोंग करेगा? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे जब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से इतना बहुत हो गया है। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, प्रेफर यही करूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ना। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास तो लूसेंट वगैरह जो आप पढ़ते आए हो वो देखते रहना। ठीक है, मैं ये सभी डाटा को एक स्टोरी फॉर्म में दे रहा हूँ और थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से इंटरेस्टिंग बनाऊँ। तो जो भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड आ जाए फैक्ट्स में तो पैनिक मत होना। पेपर में जो जो मेन आएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं लिख के दूंगा, और जो पेपर में नहीं आएगा मतलब जो मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा वो तो मैं कभी लिखूंगा ही नहीं बोर्ड पे, या लिखूंगा अभी तो आपको बता दूंगा कि ये मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलो। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे, एक सेकेंड, एक पेज दिखाना मुझे आपको, उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखो ये तो था हमारा मैप। ये था हमारा पृथ्वीराज चौहान जो 1192 में ख़त्म हो गया। अर्ली तुर्की सल्तनत मतलब क्या हुआ कि जो हम पढ़ेंगे ये सब के सब बिलोंग पता किस में करेंगे? ये हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी में। ठीक है, इसके अंदर और भी रूलर है लेकिन सबसे मेन यही रूलर जो इसके नाम लिखे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और भी रूलर है जिनके बारे में हमें जानना है, तो जब हम शुरुआत करेंगे तब हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात होगी अगली वीडियो में। ठीक है, चलो अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।